नमस्कार बच्चों। क्या हाल चाल। तो बच्चों, आई होप आप लोग अपनी पढ़ाई सही से कर रहे हो, क्योंकि अभी आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे हो। इसलिए मैं आपको लाइव तो गाइड नहीं कर सकता, बट मैं आपको इतना ज़रूर गाइड कर सकता हूँ कि बच्चों, ईएमटी का जो कोर्स होता है ना, ईडी का जो कोर्स होता है, इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मैं जितनी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, उतनी ही शिद्दत से, उतनी ही ज़्यादा आपको भी उस पर सपोर्ट करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि सवाल कैसे होते हैं। मैं जो सवाल करवाता हूँ उनको आप भी अपने मन से करके देखिएगा। और जैसे ही मेरी इलेक्ट्रोस्टेट ख़त्म हो जाएगी तो मैं आपसे फिर से ये बात बोल रहा हूँ कि नेट गेट जेस्ट में जितने भी इलेक्ट्रोस्टेट के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आप लोग ज़रूर करिएगा। हालांकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए मैं एक पर्टिकुलर कोर्स भी लेके आऊँगा, उसकी आप चिंता मत करना। एक एक सवाल को मैं बखूबी आपको समझाऊंगा, इसकी आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो कोर्स है वो आपको मिल जाएगा। बट हाँ, उस कोर्स के आने से पहले मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप जैसे ही इलेक्ट्रोस्टेट खत्म हो, आप लोग अपना तैयारी शुरू कर दीजिए और अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते रहिए। वो तभी होंगे जब मैं जो कंटेंट आपको पढ़ा रहा हूँ वो आप 2 से 3 बार रिवाइज करेंगे। हर फॉर्मूला, हर सवाल करने का पैटर्न, हर तरीका माइंड ऐसा चलना चाहिए कि सवाल आते ही हमारे दिमाग में ये चीज़ आ जाए कि इस सवाल को करना कैसे है। इसीलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के लिए पी वाई क्विज तो करने ही पड़ेंगे। और मैं जो क्वेश्चंस इतने सारे ढेर सारे आपको करवा रहा हूँ करने पड़ेंगे। और जो होमवर्क या जो चीज़ मैं छोड़ देता हूँ कि भैया आपको कैलकुलेशंस पार्ट आपको खुद करना है, तो करा करो। क्योंकि एग्ज़ाम में कैलकुलेशन स्पीड नहीं बनेगी तो आप पीछे रह जाओगे, टाइम निकल जाएगा, कुछ गलतियां होने की जो संभावना होती है कैलकुलेशंस में, वो गलतियां आप करोगे। उन गलतियों से बचने के लिए थोड़ा सा जो कैलकुलेशन पार्ट मैं आपको देता हूँ वो ज़रूर से ज़रूर करिएगा। आज हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग कंडक्टर भी पढ़ेंगे। तो कंडक्टर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन आवर सिलेबस, तो वो भी हम लोग एक बार को करना शुरू करेंगे। तो चलिए आज की जर्नी शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर ना मैंने आपको ये क्वेश्चंस करवाया था, क्वेश्चन नंबर 8। ये हमारा हो चुका था लास्ट लेक्चर में, यहाँ पे इसका फिनिश किया था मैंने। ओके, आज का जो है क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। A thin rod of length a thin rod of length 2a is is placed along y-axis y-axis in the xy plane। आपके लिए मैं इतने सवाल छांट छांट के लाता हूँ, मतलब हर तरह के सवाल मैं आपके लिए छांट के चला रहा हूँ। अब इस मेरी इतनी मेहनत को वेस्ट मत कर देना तुम लोग, क्योंकि इन सवालों में बहुत सारा कुछ छुपा हुआ है। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये सवाल कम से कम 2-3 बार किया करो। द रोड कैरीज अ चार्ज डेंसिटी लैम्डा, और खुद अपने हाथों से सोल्व करता हूँ मैं इन सवालों को, ताकि कोई गलती रहने की गुंजाइश ना रहे। द रोड कैरीज अ चार्ज डेंसिटी लैम्डा, a charge density lambda, the point P। एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टेट ही बड़ी है, तो इसके बाद तो फिर मैग्नेटोस्टेट छोटी है और एएम वेव भी छोटी है। जितनी बड़ी इलेक्ट्रोस्टेट है उतना बड़ा पोर्शन शायद एएमटी में कोई है नहीं। द पॉइंट पी इज लोकेटेड एट
0 टू ए, क्योंकि एक्स वाई प्लेन है, 2 डायमेंशनल प्लेन है, इसलिए 2 ही कोऑर्डिनेट होंगे। जब P1 है ये P1 and P2 at x0 and P2 at x0. Okay, find x in the potential P1 and P2. पहला प्रश्न है, एक्चुअली डायग्राम क्या दिया हुआ मैं आपको दिखा दे रहा है। रोड दे रखी है इसने जो y एक्सिस के अलोंग लोकेटेड है और इस रोड की लेंथ इसने 2 है। ये डायग्राम आपको दे रखा है उसने, यहाँ से लेके यहाँ तक का उसने दे रखा है a डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का उसने दे रखा है ये a डिस्टेंस है। टोटल लेंथ उसकी 2a है और ये एक्स वाई प्लेन में लोकेटेड है। अब रोड है इसलिए लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा ही यहाँ पर वर्क करेगी। 2 पॉइंट है, P1 पॉइंट को उसने बोल रखा है 0 टू a पर है, मतलब एक्स एक्सिस 0 और वाई एक्सिस पर 2, मतलब यहाँ पर। तो ये P1 पॉइंट है, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, और ये अगर ओरिजिन है 0 तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पर x डिस्टेंस पर है और y एक्सिस पर 0 है, तो ये दूसरा पॉइंट P2। ये डायग्राम आपको दे रखा है। सवाल ये है, फाइंड x1, फाइंड x1, फाइंड x इन पोटेंशियल if potential at P1 and P2 आर इक्वल। इसका मतलब ये कि पहले आपको P1 पर पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, फिर P2 पर पोटेंशियल निकालना पड़ेगा और फिर दोनों को बराबर पुट करके आपको x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। दूसरा सवाल है, फाइंड द करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल, फाइंड द करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल, मतलब कि अब जो x की वैल्यू आएगी ना, उस x की वैल्यू को दोनों पोटेंशियल्स में पुट करके उन पोटेंशियल्स की वैल्यू भी निकालनी है। तो इसका मेन सवाल तो वो x की वैल्यू निकालने वाला है, मेन सवाल x की वैल्यू निकालने वाला है, समझ रहे हो। खैर इस सवाल को करने के लिए मैं आपकी हेल्प करूंगा, पर हाँ करना आपको ये सवाल प्रैक्टिस के लिए। हेल्प मैं इतनी कर सकता हूँ कि सबसे पहले तो आप सोचो कि आखिर ये सवाल हो कैसे सकता है और आप पोटेंशियल कैसे निकालोगे, ठीक है। वरना मैं तो क्या बताऊंगा इसे, देखो मैं ऐसे बताऊंगा आपको, सिंपल सी बात है, ध्यान देना बच्चों। ये मेरे पास एक रॉड है, इस रॉड में लीनियर चार्ज डेंसिटी अवेलेबल है, नो डाउट, ठीक है। ये ओरिजिन है रोड का, क्योंकि उसने दे रखा है कि यहाँ पे ओरिजिन है, ये है 0 0 ओरिजिन। तो बच्चों अब यहाँ पे पहले मुझे P1 P2 पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है जो कि x डिस्टेंस पर अवेलेबल है, और ये P2 पॉइंट है जिसका जो कोऑर्डिनेट है वो है x0। इस पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल निकालना है, मुझे इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है जो ऊपर है P1 पॉइंट, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक 2a डिस्टेंस पर है अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट, समझ में आएगी बात।
अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, मैं ना इस पूरी रॉड के जो चार्जेस हैं उनका तो एक उनकी वजह से एक साथ नहीं निकाल सकता, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक स्ट्रिप काटता हूँ। ये स्ट्रिप वाई एक्सिस पर मैंने काटी है, इसीलिए इस स्ट्रिप को मैं डी वाई लेंथ नाम देता हूँ। उस स्ट्रिप को मैं डी वाई लेंथ नाम देता हूँ। ठीक है, इस डी वाई के अंदर जितना भी चार्ज है उसकी वजह से मैं इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ, तो मैं पहले इनके बीच की डिस्टेंस काउंट करता हूँ। अब चूंकि ये वाई एक्सिस पर काटी है इसलिए मैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लेता हूँ कि वाई है, और उसी अकॉर्डिंग मैं यहाँ की डिस्टेंस बोल सकता हूँ कि ये कितना हो जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिंपल सी बात है। तो हर बार की तरह अगर मान लीजिए कोई बहुत लंबा लेंथ है तो उस लंबे लेंथ की वजह से हम एक साथ पोटेंशियल नहीं निकाल सकते, इसीलिए हमको उसकी स्ट्रिप काटनी पड़ती है। तो मैं P2 पॉइंट पर अगर पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ तो मुझे ऐसे स्ट्रिप काटनी पड़ेगी। सो एट पॉइंट P2 the potential V1 इज इक्वल, अब इंटीग्रेशन, अब तो आपको पता निकालना, खैर ये y कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, नीचे से लेके ऊपर तक, क्योंकि उसने नीचे भी a लेन दे रखी है, ऊपर भी a लेन दे रखी है, ओरिजिन बीच में है। हाँ, अगर ओरिजिन यहाँ नीचे होता तो मैं 0 से 2a लिमिट लगाता, बट चूंकि ओरिजिन बीच में है इसीलिए मुझे -a से और +a तक लिमिट लगानी पड़ेगी बेटा। फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर, तो के क्यू मतलब कितना हुआ, लेमडा, और जो उसकी विड्थ है कितनी है, डी वाई। तो आपको समझ में आएगा ना कैसे निकालते हैं, के क्यू अपॉन बीच की डिस्टेंस, ठीक है ना, और बीच की डिस्टेंस कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। खैर ये तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं तुमसे बोलूं कि ऊपर वाले पॉइंट पर निकालो, P1 पॉइंट पर, तो भी निकाल लेते, चलो बढ़िया है। सो एट पॉइंट P1, एट पॉइंट P1 V2 इज इक्वल टू, ध्यान देना बच्चों, P1 पॉइंट ऊपर की तरफ है। अब मुझे क्या करना है बच्चों, वही सेम डी वाई आपका एलिमेंट है, वही डी वाई का वैल्यू -a से +a तक वेरी करेगा, वही डी वाई के अंदर चार्ज कितना है, लेमडा डी वाई, बस अब डिस्टेंस का तो फर्क आएगा। तो आप क्या इस डी वाई एलिमेंट से P1 की डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, अरे निकाल सकते हो। कितनी डिस्टेंस है दोनों के बीच की, 2 है तो टोटल है, y आपने माइनस कर दी, 2 है माइनस में, बस। आप एक बात बोल रहे हो भाई साहब, सवाल के अकॉर्डिंगली दोनों के ऊपर जो पोटेंशियल है P1 P2 पर वो बराबर है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यही तो आपको दे रखा है ना उसमें। तो क्या मैं इनको बराबर करके x का वैल्यू नहीं निकाल सकता, अरे निकाल सकते हो, -a से +a तक इसको इंटीग्रेट कर दो। किसको इंटीग्रेट करना है, कि लेमडा डी वाई अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब वीडियो को पॉज कर दीजिए और वीडियो को पॉज करके अपने मन से रफ रजिस्टर में इस इक्वेशन को सॉल्व करके और x का वैल्यू निकालो। आप वीडियो पॉज कर दो और मैं आपको बताता हूँ कि इसका वैल्यू कैसे निकलेगा। क्योंकि 1/√a² प्लस एक्स स्क्वायर, के लेमडा तो खैर कांस्टेंट है, तो के लेमडा तो यहाँ से और यहाँ से कट जाएगा, वो दिक्कत नहीं है। पर हम जानते हैं √1/√x² प्लस a² का जो इंटीग्रेशन है वो होता है log ऑफ, मैंने आपको पहले भी सिखाया है, log ऑफ y प्लस रूट ऑफ x² प्लस y²। ये 11th की बुक में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन, देख लेना बच्चों, ठीक है। और ये लिमिट लगानी है आपको -a से +a तक, बराबर। ये तो खैर सिंपल सा है, इसमें तो कुछ नहीं करना आपको, ये तो सिंपल सा आ जाएगा, माइनस ऑफ लॉग ऑफ 2a माइनस वाई, इसकी लिमिट लगानी है आपको -a से +a।
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, सो log ऑफ अपर लिमिट पुट करो तो कितना हो जाएगा, y की लिमिट पुट करनी, बिकॉज y के रिस्पेक्ट में आपने डेरिवेटिव किया है। सो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज द अपर लिमिट, एंड log ऑफ माइनस लोअर लिमिट, सो लोअर लिमिट पुट कर दीजिए। सो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये तो क्या फर्क पड़ेगा नहीं इसके ऊपर तो, बट माइनस का ए ये हो जाएगा बराबर, यहाँ पर अपर लिमिट पुट करेंगे, सो अपर लिमिट मतलब माइनस log ऑफ, ये एल एन और log एक ही बात है। एक्चुअली क्या होता है कि एल एन को ही ई बेस log बोलते हैं, तो वो मैंने एल एन लिख दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, ऐसे कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। तो एल एन ऑफ माइन 2y माइनस, तो अपर लिमिट पुट करते हैं तो मेरे पास ये ए बचेगा ना, ए माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, सो log ऑफ 3। और log a माइनस log b बराबर क्या होता है बेटा, log a माइनस log b बराबर log a अपॉन b होता है। तो इस स्थिति में मैं ये जानता हूँ कि यहाँ भी log a अपॉन b, यहाँ भी log a अपॉन b, इस माइनस को मैं अंदर ले लूँगा तो ठीक है वैसा आ जाएगा, हाँ ठीक है हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बराबर, इसको अंदर लूँगा तो log 3a माइनस log a, तो log a अपॉन b मतलब log 3a अपॉन a, इसे कैंसिल 3, थोड़ा इसको और सोल्व कर लो, 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, बाकी इसका इधर मल्टीप्लाई, सो a प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ऑफ log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 3 का मल्टीप्लाई किया तो -3 है, -3 को इधर ले लेंगे तो 4a हो जाएगा, इसको इधर ले लेंगे तो 3 और में से एक है तो 2 बचेगा, ठीक है। सो कितना बचेगा, 4a इज इक्वल टू 2 ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, ये कट जाएगा 2 टाइम्स, फिर हमको इसका करना पड़ेगा स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर को उधर ले लेंगे तो x इज इक्वल टू रूट ऑफ 3a बचेगा, वो भी प्लस माइनस में, ठीक है। तो ये तो आपका पहले सवाल का आंसर था कि आपको x का वैल्यू निकालना है, दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। अब करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल निकालना है आपको, तो करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल निकालने के लिए हमको दूसरा सवाल इसका सॉल्व करना पड़ेगा करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल निकालने के लिए। तो V1 मतलब कि P2 पर पोटेंशियल, तो K लेमडा log ऑफ, वैल्यू पुट कर दो बेटा, तो ये हो जाएगा, हाँ तो 4 एक्स का वैल्यू रखा ना, तो 4a स्क्वायर प्लस ए, तो 4a स्क्वायर माइनस ए, तो 2a प्लस 3 है तो हो जाएगा के लेमडा, ऐसे V2 निकाल लो, खैर बराबर ही आएगा बिकॉज आपने दोनों पोटेंशियल को बराबर रखी तो वैल्यू निकाली है, जरूरत नहीं निकालने की, बराबर ही आएगा, क्योंकि x की वैल्यू जो निकाली गई है वो दोनों पोटेंशियल्स को बराबर रखकर ही निकाली गई है, सिंपल है। चलिए अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 10 पे आते हैं हम लोग। सवाल आसान होता है, तुम डर जाते हो बस सवालों से। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड if the electric field in some region given in a spherical coordinate in
स्फेरिकल कोऑर्डिनेट एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है आपको पता है ना स्फेरिकल सिस्टम में ई आर इज इक्वल टू मतलब आर कॉम्पोनेंट दे रखा है आर कॉम्पोनेंट का मतलब ये क्लियरली विजिबल है कि स्फेरिकल सिस्टम में ये है और वैसे भी इसने आर का भी दिया हुआ है अच्छा थीटा कॉम्पोनेंट भी दिया हुआ है क्या 2 साइन थीटा कोस थीटा अरे तो साइन 2 थीटा बन गया साइन फाई एंड फाई कैप ओके सॉरी थीटा कैप प्लस साइन थीटा कोस फाई फॉर्म सम कांस्टेंट के फॉर सम कांस्टेंट के फॉर some constant k what is the charge density what is the charge density तो बेटा आपको सिखाया हुआ है ना कि चार्ज डेंसिटी कैसे निकालते हैं किसी भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो तो वही गाउस लॉ यूज कर लो दैट इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ ये तो हम बखूबी जानते हैं बच्चों कि अगर चार्ज डेंसिटी निकालना है तो रो इज इक्वल टू क्या होता है चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डाइवर्जेंस ऑफ ई नहीं जानते क्या अब बस ये आपको ध्यान रखना है कि स्फेरिकल सिस्टम में डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं मैं आपको फिर से शुरू से एक चीज़ समझाता हूँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है ना स्फेरिकल सिस्टम में वो होता है डी आर आर कैप प्लस आर डी थीटा थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप कैसे होता है क्योंकि हमारे पास स्फेरिकल सिस्टम में 3 कोऑर्डिनेट होते हैं आर थीटा फाई तो जब भी कोई पार्टिकल डिस्प्लेस्ड होगा तो उसके तीनों कोऑर्डिनेट में चेंज होगा आर में चेंज डी आर थीटा में चेंज डी थीटा और फाई में चेंज डी फाई तीनों चेंज अपनी अपनी डायरेक्शन में होंगे आर में चेंज आर केप डायरेक्शन में होगा थीटा में चेंज थीटा केप में होगा और फाई में चेंज जो होगा वो फाई केप डायरेक्शन में होगा तो ये दो चीजें तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में फिक्स होती है बट अब चूंकि इस डी को हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं बच्चों तो इस डी का डायमेंशन होता है मीटर में अब अगर ये मीटर में होता है तो फिर ये डायमेंशन फॉर्मूले में हर चीज मीटर में होनी चाहिए हर स्टेप मीटर में होना चाहिए तो ये तो मीटर में है डी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बट ये एंगल है दिस इज द डायमेंशन लेस क्वांटिटी तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने रेडियस से मल्टीप्लाई कर दिया या एक डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया बट अब हमारे पास क्या होता है कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर के अलावा एक और रेडियस होती है एक और डिस्टेंस होती है जिसे आर साइन थीटा नाम दिया जाता है अब आप सोचोगे सर हमने तो स्फेरिकल पढ़ा नहीं हमको कैसे पता लगेगा तो तुमने नींबू देखा है ना नींबू अरे ये नींबू होता है ये स्फेयर होता है अब इस नींबू में नींबू के अंदर गाड़ी में लटकाते वक्त एक धागा बांध देते हो आप गाड़ी में लटकाने से पहले ताकि नजर न लग जाए किसी को अब उसके सेंटर से जो उसकी येलो सरफेस है वहां तक की जो डिस्टेंस है वो आर रेडियस कहलाती है आर रेडियस कहलाती है और अगर आप नींबू निचोड़ते हो तो आप यहाँ पे अंगूठा रखते हो अपना निचोड़ने के लिए यहाँ पे अंगूठा रखते हो तो उस अंगूठे से यहाँ तक की डिस्टेंस जहाँ धागा लटका हुआ है वो क्योंकि ये थीटा एंगल होता है तो ये जो डिस्टेंस है वो आर साइन थीटा कहलाती है और आप बोलोगे सर आप तो बोल रहे थे कि ये रेडियस होती है आर रेडियस होती है और आर साइन थीटा तो बिल्कुल रेडियस होती है एक्चुअली आपने जहां से नींबू को पकड़ा हुआ है ना वहां पर भी एक प्लेन होता है एक सर्कुलर प्लेन होता है ये सर्कुलर प्लेन होता है जहां से आपने नींबू को पकड़ा हुआ है ना और वैसा ही प्लेन आपको नीचे भी दिखेगा जब नींबू को बीच में से काट देंगे आप लोग
तो नींबू को बीच में से काटने पर जहाँ से नींबू का रस टपकता है वो एक प्लेन है, और वैसा ही प्लेन वहाँ भी है जहाँ आपने नींबू को ऊपर पकड़ा हुआ है। तो उस प्लेन की अंदर वो एक सर्किल टाइप का है, उस सर्किल की रेडियस यही तो है आर साइन थीटा। अरे समझे? तो इस प्रकार से मैं ये बोलता हूँ कि स्फेयर में दो तरह की रेडियस। तो बेटा ये सब तो छेड़ बात की बातें हैं, मैथमेटिकल फिजिक्स में और डिटेल में पढ़ाऊंगा इस चीज़ को। तो अभी फिलहाल याद रखो कि हमको क्या है, एंगल को डिस्टेंस में कन्वर्ट करना था, इसलिए हमने पहले एक रेडियस आर से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर उसके बाद में दूसरी रेडियस, क्योंकि ये हमको डिस्टेंस बनानी थी तो थीटा डायमेंशन लेस था, तो आर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो भी एक डिस्टेंस है। और दूसरा क्या है, डी फाई मतलब कि ये भी एंगल है। तो इस एंगल को डिस्टेंस में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या करा, आर साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी एक तरह की डिस्टेंस है। आ गई बात समझ में? तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको पता होना चाहिए स्फेरिकल सिस्टम में। मैं ऐसा क्यों करवा रहा हूँ आपसे, क्योंकि स्केल फैक्टर H1, H2, H3 यहीं से डिसाइड होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? जो कोऑर्डिनेट चेंज होता है उसका मल्टीपल हमेशा H1 होता है। जैसे R में चेंज dr है, उसका मल्टीपल 1 है तो हम 1 लिख देंगे। थीटा में चेंज d थीटा है तो उसका मल्टीपल r है, तो यहाँ पे r लिख देंगे। फाई में चेंज डी फाई है तो उसका मल्टीपल आर साइन थीटा है, तो उसको हम यहाँ लिख देंगे। तो भैया सर आपने ऐसा क्यों लिखा H1, H2, H3? क्योंकि हमको जब किसी भी सिस्टम में डाइवर्जेंस कर्ल या ग्रेडियंट निकालना होता है तो वहाँ पर हमको एक कॉमन फॉर्मूला होता है डाइवर्जेंस निकालने का, वहाँ पर ये चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड के 3 कंपोनेंट है स्फेरिकल में, ई आर, ई फाई, ई जेड। तो अगर मुझे डाइवर्जेंस निकालना है, मान लीजिए अगर मुझे डाइवर्जेंस निकालना है मान लीजिए, तो 1/H1 H2 H3 ऐसा करके एक फॉर्मूला होता है बेटा। डेल अपॉन डेल U1 मतलब कि पहले कोऑर्डिनेट के सापेक्ष परिवर्तन, और ई में कर रहे हो तो यहाँ पर आपको ई आर लिखना पड़ेगा पहला कोऑर्डिनेट, करस्पॉन्डिंग टू H2 और H3 प्लस डेल अपॉन डेल U2। दूसरा कंपोनेंट क्या है आपका, ई थीटा है, सो ई थीटा H1 H3, और तीसरा कोऑर्डिनेट है ई फाई मतलब कि तीसरा, तो फिर H1 और H2। इस फॉर्मूले में काम आता है बेटा H1, H2, H3 का वैल्यू। तो जब हम लोग H1, H2, H3 की वैल्यू पुट कर देंगे तो जो डाइवर्जेंस का फॉर्मूला है वो ऐसा हो जाएगा बेटा, डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल टू 1/H1, H2, H3 मतलब 1/r² साइन थीटा। डेल अपॉन डेल यू मतलब पहला कोऑर्डिनेट है r, तो डेल अपॉन डेल r। अब किसके सापेक्ष, ई आर मतलब आर कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये रहा आर केप का मल्टीपल आर कॉम्पोनेंट कहलाता है। तो 3 मल्टीप्लाई विद द के अपॉन आर, 3 मल्टीप्लाई विद द के अपॉन आर, 3 मल्टीप्लाई विद द के अपॉन आर कहता है। इसमें H2 H3 मतलब कि r² साइन थीटा, फिर डेल अपॉन डेल U1, डेल U2 आ जाएगा ना, फिर आएगा A2 मतलब थीटा का मल्टीपल, तो साइन 2 थीटा साइन फाई और के अपॉन आर, साइन 2 थीटा साइन फाई मल्टीप्लाई विद द के अपॉन आर। अब वो ई थीटा हो गया। अब H1 H3 मतलब कि आर साइन थीटा, ठीक है। अगला डेल अपॉन डेल फाई। अब बेटा इसमें देखो फाई केप का कंपोनेंट क्या है, तो साइन थीटा कोस फाई है बेटा, तो साइन थीटा कोस फाई और के अपॉन आर, और H1 H2 मतलब आर, खत्म। जरा सोल्व करके देखें बेटा, 3 से ये से कट गया, आर साइन थीटा, आर के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है, तो आर के अलावा बाकी सब बाहर आ जाएंगे।
तो 1/r² साइन थीटा, आर के अलावा बाकी सब बाहर आ जाओ, तो 3 बाहर आ जाओ, के बाहर आ जाओ, साइन थीटा बाहर आ जाओ, तो क्या बचा डेल अपॉन डेल आर। अब अंदर क्या बचा 3 आ गया ठीक है, तो आर अकेला बचा बस अंदर में बस, तो के बचा प्लस थीटा के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो थीटा के अलावा बाकी सब बाहर आ जाओ। देखते भैया कितने बाहर आते हैं, जरा समझते हैं कितने कितने बाहर आते हैं। तो भैया कितने बाहर आएंगे, एक तो साइन फाई बाहर आएगा, उसके अलावा आर से आर कैंसिल हो जाएगा और के बाहर आएगा, और तो कोई बाहर आएगा नहीं। साइन थीटा और साइन 2 थीटा, तो बड़ा अच्छा सवाल बन गया। और डेल अपॉन डेल थीटा प्लस फाइव के अलावा बाकी सब बाहर आ जाएंगे, तो इससे के बाहर आएगा और कोस साइन थीटा, तो के साइन थीटा आ जाएगा बाहर ना। बाकी डेल अपॉन डेल फाइव है, फाइव के रिस्पेक्ट में फाइव का तो करना है। सबसे तगड़ा डेरिवेटिव है थीटा वाला, बाकी सब तो क्या सिंपल सिंपल से, बाकी में दिक्कत नहीं आएगी आपको। साइन थीटा चलो करते हैं 1/r² साइन थीटा, तो एक बार ही जाएगा ठीक है, तो 3 के साइन थीटा प्लस साइन फाइव। अब इसको u इंटू वी से करना पड़ेगा मुझे, तभी जाएगा पार पड़ेगी, इसकी वजह से नहीं पड़ेगी। तो पहले साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा, और साइन 2 थीटा को कांस्टेंट रखेंगे, प्लस साइन 2 थीटा का हो जाएगा कोस 2 थीटा, और सॉरी 2 थीटा, और साइन थीटा को रखेंगे पहले, उसका माइनस साइन, तो माइनस रखेंगे के साइन थीटा सभी में से आप के और साइन थीटा तो बाहर निकाल सकते हो, इसको भी ओपन कर दो, 2 साइन थीटा कोस थीटा यहाँ बनेगा। चलो करके देख लेते एक बार, 1/r² साइन थीटा 3k साइन थीटा, पहला स्टेप 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, और इसका अगर मैं करता हूं तो 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, के साइन फाइव तो मल्टीप्लाई होगा इसमें, के साइन फाइव तो मल्टीप्लाई होगा इसमें, बाहर पड़ा हुआ है ना के साइन थीटा, ये वाला स्टेप तो अलग निकाल लिया मैंने, इसलिए तो पार्ट कर दिया मैंने। बाकी माइनस का के साइन थीटा साइन फाइव तो चलेगा ना। इसके अलावा अब देखो, आप हर स्टेप में साइन थीटा कटेगा, ये कटेगा इससे, इस स्टेप में भी है, इस स्टेप में भी है, और इस स्टेप में भी है, इस स्टेप में भी, सारे स्टेप में साइन थीटा। के हर स्टेप में है तो के को बाहर निकाल लीजिए, तो ये के बाहर आएगा एक, तो ये के बाहर आएगा दूसरा, ये के बाहर आएगा तीसरा, और ये के बाहर आएगा चौथा। सब जगह से के बाहर निकाल लो, सब के बाहर आ जाएगा, सो के अपॉन r²। अब जो बचा उसको थोड़ा समेट लो, समेटने का मतलब ये हुआ बेटा कि अब यहाँ पे केवल 3 बचा है, इसको अकेला रखो 3 को, यहाँ पर माइनस का 1 बचा है, पर यहाँ पे साइन 5 भी है, चलो ठीक है 3 को अकेला रखो, तो 3 को तो रखो अकेला सबसे पहले,
अब यहाँ पर है 2 साइन फाइव कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर है 2 साइन फाइव कोस स्क्वायर थीटा, मतलब दो स्टेप तो ऐसी है जहाँ पर है 2 साइन फाइव कोस स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं नॉर्मली भी देखूं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, तो ये स्टेप का हिसाब किताब हो गया और ये स्टेप का हिसाब किताब हो गया। अब केवल बची मेरे पास एक स्टेप है यहाँ पे, वो है माइनस साइन फाइव, और यहाँ पर भी है माइनस साइन फाइव, तो माइनस साइन फाइव माइनस 2 साइन फाइव। अब बच्चों एक काम कर सकते हैं ना हम लोग, यहाँ से 2 साइन फाइव को बाहर निकाल लो, तो यहाँ से भी 2 साइन फाइव आ जाएगा कॉमन, सो के अपॉन आर स्क्वायर 3 प्लस 2 साइन फाइव को बाहर निकाल लें अगर हम लोग, कितना बढ़िया हो जाएगा ना, क्योंकि अब बचेगा केवल 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अरे ये तो वापस से कोस 2 थीटा बन गया। सो फाइनली मेरे पास डाइवर्जेंस ऑफ ई आ चुका है। अब रो इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई विद द डाइवर्जेंस ऑफ ई। तो बस ये तुम्हारा फाइनल आंसर, साइन फाइव और 2। और कुछ नहीं बच रहा ना, चेक करने दो मुझे। चेक करना दो, गलती तो फिर आप लोग ढूंढ लेना, मुझे नहीं पता। 2 cos 2 थीटा ये बचेगा। फिर भी अगर कोई मिस्टेक हो तो मुझे बता दो, मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो। पर आप लोग देख लेना, अगर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो बता देना, बाकी तो सब सही है मुझे जहाँ तक लगता है। अगला सवाल लिखूँ, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सम कॉन्फ़िगरेशन, क्वेश्चन नंबर 11 10 11 पे आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, the electric potential of some configuration, the electric potential of some configuration is VR is equal to, कोई बात नहीं इलेक्ट्रिसिटी चली गई बट आप लोग निश्चिंत रहना, घबराना मत। ए एक्सपोनेंशियल माइनस लेमडा आर अपॉन आर, ए एक्सपोनेंशियल माइनस लेमडा आर अपॉन आर, where a and lambda are constant, where a and lambda are constant। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला सवाल है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ आर, फाइंड द एज अ फंक्शन ऑफ, मतलब ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जो कि आर का फंक्शन है। दूसरा सवाल क्या है, चेंज चार्ज डेंसिटी रो आर निकालनी है, चार्ज डेंसिटी रो आर निकालनी है।
और तीसरा सवाल क्या है, टोटल चार्ज क्यों निकालना है। सोचो एक बार, आपको बताया हुआ है मैंने, अगर पोटेंशियल गिवन है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं। होपफुली थोड़ा आपको पता होगा कि अगर पोटेंशियल गिवन है तो कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ आपके सामने। पहला सवाल तो बड़ा आसान है। पहले सवाल का आंसर कैसे निकालना है, हम ये बात जानते हैं कि E इज इक्वल टू क्या होता है, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ V होता है। आई होप आपको ये बात पता हो। अब चूंकि ये R डिपेंडेंट है तो R डिपेंडेंट, ओनली R डिपेंडेंट है। वैसे तो किसी भी स्केलर का ग्रेडियंट जो होता है ना, वो E1 अपॉन H1 डेल V अपॉन डेल U1 ऐसा फॉर्मूला करके निकलता है, फिर E2 फिर H2 E फिर E3 H3 ऐसा निकलता है। बट केवल R डिपेंडेंट है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी H1 की वैल्यू 1 होती है स्फेरिकल लिमिट में, तो इतना सोचना ही नहीं है। खैर, माइनस डेल अपॉन डेल आर, क्योंकि E1 कैप जो होता है वो R कैप होता है और H1 जो होता है वो 1 ही होता है। डेल अपॉन डेल आर हो गया, और पोटेंशियल का वैल्यू कितना है मेरे पास, A एक्सपोनेंशियल माइनस लेमडा आर अपॉन आर, ऐसा कुछ करके आप चला सकते हो पता। केवल और केवल डिफरेंशिएट करना है बेटा, और कुछ भी नहीं करना आपको। अब डिफरेंशिएट भी कैसे करना है, एक चीज और समझ लीजिए, ये और समझाते हैं आपको, रुको। देखो बच्चों, एक चीज का ध्यान रखना, ये आर कैप है ना। अब ये आर कैप है, नीचे इस तरह से कुछ सिस्टम है। तो मैं एक बात आपको बोलना चाहूंगा यहाँ पे फिलहाल, कि आपको अगर डिफरेंशिएट करना है नॉर्मली तो u अपॉन v से आप कर सकते हो, क्योंकि ऊपर भी r का फंक्शन नीचे भी r का फंक्शन। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालूंगा तो मैं कैसे निकालूंगा, जरा उस बात पर गौर फरमाइएगा। माइनस a तो बाहर आ जाएगा, और r कैप तो खैर पीछे ले लूंगा, तो u अपॉन v में पहले v वाले को तो स्क्वायर कर देते हैं, फिर यहाँ पर v वाले को लिख देते हैं, फिर u वाले को डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस लेमडा एक्सपोनेंशियल माइनस लेमडा आर, ये तो होता है एक्सपोनेंशियल, फिर माइनस, फिर इसको ऐसा कैसा रखते हैं और उसका 1 हो जाएगा आर का। सिंपल सा सवाल है, थोड़ा इसको और सोल्व कर लेना है आपने। तो माइनस कॉमन ले लो बाहर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो ए बच जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस लेमडा आर, यहाँ पर अवेलेबल है ही सही। फिर उसके अलावा जो कॉमन बचेगा वो बचेगा लेमडा आर, और माइनस माइनस प्लस होगा प्लस आर अपॉन आर स्क्वायर। कितना आसान है बताओ यार। अब रुको, ये तो चलो आपने पहला सवाल बड़ी आसानी से कर दिया। दूसरे सवाल में बड़ी मजेदार चीज है बेटा, मजेदार चीज मैं आपको समझाता हूँ। देखो आपको क्या है, अब चार्ज डेंसिटी वो निकालना है विच इज डिपेंड्स ऑन आर, उसका वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट एंड डाइवर्जेंस ऑफ ई। तो बच्चों अब आपको डाइवर्जेंस निकालना बड़ा बड़ा समस्यात्मक प्रश्न उत्पन्न करेगा आपके सामने। समस्यात्मक प्रश्न को बच्चों इसलिए उत्पन्न करेगा क्योंकि रफ में मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ। यार केप लगाना भूल गया मैं। रफ में मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताने वाला हूँ, देखना। फैक्ट ये है बेटा कि एक स्पेशल फंक्शन है, एक स्पेशल फंक्शन है आर के अपॉन आर स्क्वायर। एक थ्योरम आती है जिसमें आर के अपॉन आर स्क्वायर का जो डाइवर्जेंस होता है ना, उसकी वैल्यू होती है 4 पाई एप्सिलॉन 4 पाई डिराक डेल्टा, थर्ड डायमेंशन डिपेंड्स ऑन आर। अब डिराक डेल्टा की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, क्या होता है आखिर ये डिराक डेल्टा। इस स्थिति में क्या मैं, देखो मैं समझाता हूँ इसमें, इस स्थिति में एक चीज और निकलती है। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, डेल डॉट, क्या हम आर के अपॉन आर स्क्वायर को ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन आर नहीं लिख सकते? अरे लिख सकते हैं बेटा।
है ना, ग्रेडियंट ऑफ 1/r। बस ये है कि वो माइनस में होता है, इसलिए यहाँ पर आपको -4 पाई डिराक डेल्टा लगाना पड़ेगा। बाकी ग्रेडियंट ऑफ 1/r आप लिखोगे तो उसका वैल्यू आएगा -r⁻r², तो माइनस मैंने यहाँ भेज दिया। अब डेल डॉट डेल, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो दो वेक्टर का डॉट, और दोनों वेक्टर अगर सेम होते हैं तो उनका डॉट डेल हम लिख देंगे। बाकी 1/r बराबर क्या होता है, -4 पाई del 3r। मुझे ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, इनको ध्यान रखना है एग्जाम टाइम में, है ना, ये बड़ा काम आएगी आपकी। इंटरेस्टिंग बातें ये सब, है ना बेटा। तो इस बात को खासकर हम लोग ध्यान रखते हुए एक चीज और समझते हैं, और वो चीज ये है कि अब मुझे क्या लेना है, दो चीजों। अब यहाँ पे क्या है कि ए तो कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर आ जाएगा, तो ए बाहर आ जाएगा, एप्सिलॉन ऑलरेडी बाहर है। यहाँ पे आर डिपेंडेंट दो फंक्शन है, पहला फंक्शन तो ये वाला है, ये पूरा पहला फंक्शन है, और दूसरा फंक्शन है ये वाला r⁻r²। तो u इंटू वी से क्या करना पड़ेगा हमको, डेरिवेटिव करना पड़ेगा इसका। तो u इंटू वी का डेरिवेटिव करेंगे तो पहले हम पहले वाले का डेरिवेटिव कर देते हैं। पहले वाले का मतलब ये होता है बेटा, पहले मैं डेरिवेटिव किसका करूँगा, r⁻r² का। इस स्थिति में जो ऊपर वाला फंक्शन है एक्सपोनेंशियल -λr ये कांस्टेंट बिहेव करेगा, उसको मत छेड़ना। प्लस अब हमको r⁻r² को नहीं छेड़ना है, उसको रखो ऐसा का वैसा ही। बट अब हमको किसको छेड़ना है, अब हमको डिफरेंशिएट करना है, अब हमको डेरिवेटिव करना है किसका, है ना। और डॉट मत लगा देना, डॉट इसलिए नहीं बिकॉज यहाँ तो क्या था कि खैर वेक्टर था, इसलिए वेक्टर वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन डॉट या क्रॉस होता है, इसलिए मैंने डॉट लगाया है। यहाँ डॉट मत लगा देना, गलती कर बैठोगे बेटा। डॉट इसलिए मत लगा देना क्योंकि अब जो आप डिफरेंशिएट करने जा रहे हो λr+r मल्टीप्लाई विद द एक्सपोनेंशियल -λ, क्या ये पूरा फंक्शन कहीं पर वेक्टर लग रहा है कि आपको, अरे नहीं लग रहा वेक्टर। तो वेक्टर नहीं लग रहा तो डॉट तो दो वेक्टर के बीच में लगता है, तो ये आपका वेक्टर है डेल, पर ये थोड़ी वेक्टर है, तो इस डॉट को मत लगाओ, नॉर्मली डेरिवेटिव करो, मतलब ग्रेडियंट निकालना है तो आपको इसको कर दो बात, बस हो गया तुम्हारा डिफरेंशियल। तो बचपन में फॉर्मूला पढ़ा होगा ना कि अगर ग्रेडियंट निकालना है दो फंक्शन का डाइवर्जेंस, जिसमें पहला वाला जो होगा वो वेक्टर है, दूसरा स्केलर है, तो क्या करना पड़ता है, u इंटू वी से करना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले पहले वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, पहला वाला वेक्टर है, तो वेक्टर है, वेक्टर से डॉट से निकलता है, स्केलर को अकेला रख दो, प्लस फिर स्केलर को डेरिवेटिव कर दो, बट डॉट मत लगाना बिकॉज डॉट दो वेक्टर के बीच लगता है। अब आप डॉट लगा सकते हो क्योंकि जो ग्रेडियंट होता है ये वेक्टर होगा, डॉट के साथ ही रहेगा, तो यहाँ पर आपको डॉट लगाना जरूरी है। इस तरीके से सवाल सॉल्व होते हैं। ये कुछ बेसिक बातें होती है बचपन की जो आपको ध्यान रखनी होती है। अब आपको सिंपल इसको डेरिवेटिव करना है, आप डेरिवेटिव कर दीजिए। चूंकि मैं आपको ये बोल चुका हूँ कि इसका जो वैल्यू होता है वो 4 पाई del 3r निकल के आता है, तो हम वही पुट करेंगे ना बेटा। चलो करते हैं। तो अब अगर मुझे रो निकालना है विच इज द एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई विद द ए, और हमारा सारा काम इसी के ऊपर बेस्ड है, तो एक्सपोनेंशियल -λr एंड λr+1 सिंपली सम आर डिपेंडेंट वैल्यू, और उसकी वैल्यू हमने 4 पाई del 3r ऑलरेडी लिखी हुई है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्लस अब आपको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा, तो r⁻r² को तो छेड़ो मत, बट अब आपको इसका डेरिवेटिव करना है ना, तो इसको भी u इंटू वी से करना पड़ेगा, del/del r होता है इसका मतलब, कोई बड़ी बात नहीं, वो आर डिपेंडेंट। तो पहले u इंटू वी से करो, पहले इसको डेरिवेटिव करो, इसको अकेला छोड़ो, फिर इसको डेरिवेटिव करो, फिर अकेला छोड़ो। तो u इंटू वी से करने बैठोगे तो लैम्डा एक्सपोनेंशियल -λr -λ²
आर एक्सपोनेंशियल माइनस लेमडा आर माइनस लेमडा एक्सपोनेंशियल माइनस लेमडा आर, और ये आर के भी हो गया। सिंपल है, यू इंटू इसे किया है मैंने ना बेटा। पहले मैंने क्या किया, ये लेमडा आर है, तो मैंने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई इससे किया, तो मैंने इसको डेरिवेटिव किया तो ये कांस्टेंट बच गया, फिर मैंने इसको डेरिवेटिव किया, इसको कांस्टेंट रखा, फिर इसका तो क्या सिंपल होता ही है। तो ऐसे आप लोग करोगे तो आपको पता लग जाएगा ना। थोड़ा सा इसमें कॉमन वॉमन लेना पड़ेगा आपको ताकि समझ में आए चीज़ें। ले लो, कॉमन वॉमन लेने में कौन सी बड़ी बात है। तो आर कैप डॉट आर कैप मतलब 1, ठीक है। सो रो इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए, चलो कॉमन लेते हैं। देखो हर तरफ से एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा तो बाहर आ जाएगा, ये भी है और यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, सबसे आ जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या क्या बचेगा, एक तो बचेगा लैम्डा आर प्लस 1 और इसी के साथ है हमारे पास 4 पाई डेल 3 आर। यहाँ क्या क्या बच रहा है, आर केप डॉट आर केप तो खैर वो हो गया, उसकी मुझे प्रॉब्लम नहीं है। अब जो बचेगा वो बचेगा, देखो इससे तो खैर ये कट जाएगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं इसमें, आर से आर कट जाएगा। ओके, तो लेमडा स्क्वायर बचेगा माइनस में, सो लेमडा स्क्वायर बचेगा एक, तो आर से आर कट गया, वो बाहर आ गया, तो लेमडा स्क्वायर अपॉन आर बचेगा, बस हो गया काम। और तो कुछ मुझे नहीं लगता इसमें बचेगा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा दूसरे सवाल का। अब तीसरे सवाल का आंसर निकालना है। तीसरे सवाल का आंसर निकालने के दो मेथड है। अब मुझे टोटल चार्ज क्यू निकालना है बेटा, टोटल चार्ज क्यू मुझे निकालना है। दो तरीके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, तो या तो आप एक काम कर सकते हो, मेथड नंबर 1, पहला मेथड तो ये है कि टोटल चार्ज जो होता है ना, क्यू इज इक्वल टू रो डी वी होता है। तो जो भी आपका रो है उसका डी वी मतलब कि वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दीजिए। अब वॉल्यूम क्या होता है, देखो स्फेरिकल लिमिट में होता है आर स्क्वायर। अच्छा, तो सॉरी बच्चों, बीच में रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, मैंने सवाल पूरा सॉल्व कर दिया और आपको मैं समझा नहीं पाया। मैं आपको बस बताऊँ, देखो जो लास्ट रिकॉर्डिंग है वो कहाँ बंद हुई थी कि आपको क्या करना है, इसमें वॉल्यूम इंटीग्रेशन निकालना है। तो स्फेरिकल लिमिट में जो वॉल्यूम होता है ना, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि डी टो इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई होता है। अब जब इसको हम डी टो यहाँ पे पुट करेंगे तो देखो रो के अंदर कहीं पर भी थीटा और फाई का कोई भी एलिमेंट नहीं है, रो के अंदर थीटा और फाई का कोई भी एलिमेंट नहीं है बच्चों। तो उस स्थिति में हम ये बोल सकते हैं कि थीटा और फाई के लिए साइन थीटा और डी थीटा डी फाई का वैल्यू 4 पाई होता है, वो फिक्स मैंने बाहर निकाल दिया ऑलरेडी। तो यहाँ पे मैंने ये कांस्टेंट थे, इनके साथ क्या रख दिया, ये रख दिया। अब केवल आर का इंटीग्रेशन होगा आर के रेस्पेक्ट में, तो मैंने रो के अंदर ये पूरा जो था, रो के अंदर ये पूरा जो था इसको रखा और साथ में आर स्क्वायर और डी आर को भी रखा। तो देखो लेमडा एक्सपोनेंशियल माइनस लेमडा आर प्लस 1 4 पाई डेल 3 आर माइनस लेमडा स्क्वायर अपॉन आर एंड आर स्क्वायर डी आर। फिर मैंने दो टर्म्स को अलग अलग कर लिया, ये टर्म को एक बार को अलग निकाल लिया इससे मल्टीप्लाई करके और इससे मल्टीप्लाई करके। तो देख लो एक्सपोनेंशियल माइनस लेमडा आर प्लस 1 मल्टीप्लाई विद द 4 पाई डेल 3 आर डॉट आर स्क्वायर डी आर।
और दूसरी टर्म क्या बनी, एक्सपोनेंशियल माइनस लेमडा आर, और लेमडा आर इस लेमडा स्क्वायर अपॉन आर, ये लेमडा स्क्वायर अपॉन आर और आर स्क्वायर डी आर, आर स्क्वायर डी आर, तो आर से ये कट जाएगा। और जब ये कट जाएगा तो इसके कटने के बाद अब देखो डिराक डेल्टा फंक्शन हमारे पास एक अलग से बचा हुआ है। डिराक डेल्टा की बच्चों एक बहुत शानदार प्रॉपर्टी होती है जिसे बोलते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो मैं उस शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को 1D में समझा रहा हूँ। डिराक डेल्टा के इंटीग्रेशन इतने आसान होते हैं बच्चों। देखो अगर इस तरह का कोई फंक्शन है एफ एक्स जो कि एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रखा है और डिराक डेल्टा के अंदर डेल्टा एक्स लिखा हुआ है, तो उसको एफ ए लिख देते हैं सीधा इंटीग्रेट। तो यहाँ पर हमारे पास जो एक्स की जगह वो आर है, क्योंकि आपका जो है वो आर के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, डेरिवेटिव हो रहा है। और डेरिवेटिव होने के बाद में जो हमारे पास वो है ए, उसका वैल्यू जीरो है क्योंकि डेल थ्री आर अकेला लिखा हुआ है, मतलब डेल थ्री आर माइनस जीरो वहां पर कहीं ना कहीं होना था। तो डेल थ्री आर लिखा हुआ है मतलब डेल थ्री आर माइनस जीरो, तो ए का वैल्यू जीरो है। तो मैंने क्या किया, जिसमें डिराक डेल्टा था इस इंटीग्रेशन में, वहां हर जगह आर की जगह जीरो रिप्लेस कर दिया। देख लो पहली टर्म में क्या लिखा हुआ है, एक्सपोनेंशियल माइनस जीरो, फिर लेमडा मल्टीप्लाई विद जीरो प्लस वन, 4 पाई, और फिर आर स्क्वायर डी आर है तो आर स्क्वायर की जगह जीरो का स्क्वायर, तो जीरो हो जाएगा पूरा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। माइनस फिर मैंने इस इंटीग्रेशन को u इंटू वी से किया, तो लेमडा स्क्वायर तो खैर बाहर निकाल लिया, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी r डॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लेमडा आर को मैंने यहाँ पर इंटीग्रेट किया, तो इस तरह से मेरा इंटीग्रेशन आया कि देखो r तो कांस्टेंट रहा बिकॉज वो फर्स्ट फंक्शन है। सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, तो मैंने जैसे इसको इंटीग्रेट किया तो माइनस का एक्सपोनेंशियल माइनस लेमडा आर अपॉन आर अपॉन लेमडा नीचे आता है ना मल्टीपल जीरो से इन्फाइनाइट, प्लस अब इसको को क्या किया, प्लस मैंने इसलिए किया क्योंकि एक्सपोनेंशियल माइनस लेमडा आर अपॉन माइनस लेमडा वो आएगा, इसलिए माइनस माइनस प्लस कर दिया। आर का तो खैर डेरिवेटिव हो गया इसलिए वन हो गया। अब इसको फिर से हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा और साथ के साथ ही हमको इसमें एक को लिमिट लगानी पड़ेगी। एक हमको लिमिट लगानी पड़ेगी, चलो लगा के देखते हैं। तो पहली टर्म तो जीरो हो गई ना, सो 4 पाई जीरो, ये मैंने लिखा भी है यहाँ साइड में, लेमडा है तो ये लेमडा स्क्वायर है कि ये तो पूरा जीरो हो जाएगा। अब देखो बच्चों मैं अपर लिमिट पुट करूंगा तो अपर लिमिट में माइनस, वैसे तो ये इन्फाइनाइट हो जाएगा बट ये इन्फाइनाइट वैलिड नहीं है, ये वाला वैलिड है, एक्सपोनेंशियल इन्फाइनाइट अपॉन लेमडा माइनस जीरो मल्टीप्लाई विद एक्सपोनेंशियल माइनस जीरो अपॉन लेमडा। तो इसकी वैल्यू होती है एक्सपोनेंशियल माइनस इन्फाइनाइट की वैल्यू होती है जीरो। तो इस वैल्यू की वजह से इस इन्फाइनाइट को बहुत बड़ा मान लेते हैं, दैट इज वेरी बिग वैल्यू। पर एक्सपोनेंशियल माइनस इन्फाइनाइट की वजह से ये टर्म जीरो हो जाएगी, और यहाँ पर इस जीरो का मल्टीप्लीकेशन की वजह से टर्म जीरो हो जाएगी, तो ये तो पूरी खत्म हो गई। फिर इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है, तो ये तो वापस से वो हो जाएगी माइनस वन अपॉन लेमडा स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस लेमडा आर जीरो से इन्फिनिट, लेमडा स्क्वायर तो चलेगा। हाँ तो ये इस तरीके से होगा। यहाँ पर क्या करना है आपको, ये दोनों टर्म जीरो हो गई, ये भी जीरो की जीरो हो गई, ये भी जीरो हो गई। अब यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करना है, माइनस माइनस प्लस कर देना है, तो 4 पाई नोड ए माइनस माइनस प्लस लेमडा स्क्वायर से लेमडा स्क्वायर कट जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पुट कर देना है। तो ये तो खैर जीरो हो गया, माइनस माइनस प्लस वन हो गया, ये वन हो गया, तो 4 पाई ए। ओह तो ये आया आपका आंसर, क्यू का वैल्यू ये आया निकल गया। और दूसरा मेथड क्या है, मेथड नंबर 2 ये बात बोलता है बच्चों कि आप है ना ये वाला वैल्यू सीधा काम में ले सकते हो, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन।
तो ds का वैल्यू जो होता है ना, स्फेरिकल लिमिट होता है आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाइव आर कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने आर कैप में निकाला ही था, निकाला था यार, पीछे निकाला था, ये रहा ए लेमडा टिक 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 टिक। तो ये था हमारे पास ए एक्सपोनेंशियल माइनस लेमडा लेमडा प्लस वन अपॉन आर स्क्वायर लेमडा आर प्लस वन अपॉन आर स्क्वायर आर कैप डॉट आर कैप आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाइव। चलिए इसको ना थीटा फाइव इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट किया नहीं मैंने पूरा, ठीक है सरफेस कर दो तो कोई बड़ी बात नहीं किया। थीटा और फाइव की दो लिमिट लग जाएगी इसमें, थीटा और फाइव का कोई फंक्शन है भी नहीं वैसे भी, तो थीटा की लिमिट जीरो से लेके पाए और फाइव की जीरो से टू पाए, तो फोर पाई वैल्यू फिक्स, इसको तो क्या ही करेंगे, तो क्यू अपन एप्सिलॉन, तो इनकी वैल्यू वैसे भी फोर पाई आएगी निकल के, तो कोई बड़ी बात नहीं। आर के प्रोडक्ट के वन हो जाएगा, आर स्क्वायर कट जाएगा, और तो खैर क्या ही इंटीग्रेट हो सकता है इसमें, आर के डायरेक्शन में तो कुछ नहीं। चलिए इसमें क्या है ना कि आर की लिमिट लगनी होती है, जीरो से इन्फाइनाइट तक वो आता है ना, सीधा वो इंटीग्रेट नहीं होता, आर के डॉट आर की लिमिट तो लगानी पड़ेगी हमको। खैर साइन थीटा फोर पाए तो लिख दो, फोर पाए तो है ही सही, आर का भले ही आपने फिक्स वैल्यू रख दिया बट आर की लिमिट लगानी पड़ेगी आपको इसमें ना, तो फोर पाए आप लिख दो साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू है ना, आर के बराबर वन हो ही गया, ए आपके पास में है ही सही। अब आपका जो है भले ही वो आप इंटीग्रेट मत करो बट उसकी लिमिट तो लगानी पड़ेगी आपको, जीरो से इन्फाइनाइट। बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन, तो वही अपर लिमिट पुट करोगे तो वो तो जीरो जाएगा एक्सपोनेंशियल की वजह से, लोअर लिमिट पुट करोगे तो ये वन हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो वन ही बचेगा। हाँ तो ठीक है, क्यू इज इक्वल टू सेम ही आएगा, मेथड कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आना है। नेक्स्ट तो आंसर समझ में आ गई ना, ये था आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन खत्म हुए आपके। अब मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा कि आखिर कंडक्टर क्या होता है, फिर कंडक्टर से रिलेटेड सवाल बताएंगे, कंडक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताएंगे, कंडक्टर्स कैसे वेरी करते हैं, कंडक्टर्स में इंडक्शन कैसे होता है, तो थोड़ी बहुत बातें अगली क्लास में हम नए टॉपिक से शुरू करेंगे जिसका नाम होगा कंडक्टर। ठीक है, थैंक यू, आज के इतना ही काफ़ी है, अगली क्लास में।